एक जिद चाहिए जीतने के लिए, हार का ना हो भ्रम। बस जिद चाहिए जीतने के लिए, हार का ना हो भ्रम। जिसके सपनों में होगा दम, वो कभी नहीं कहेगा कि ये काम कल करेंगे हम। यस फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB एंड उत्तराखंड की एग्जाम देने के बाद अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी है तो आज से ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे चैनल पे इन दिनों आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं आगामी LT ग्रेड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों को स्टडीज ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट व्यूज और कमेंट्स और वीडियो को शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे हेल्पफुल वीडियोस प्रिपेयर करने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। NIS was established in, यानी कि बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पे पता है, 7 मई 1961 पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह स्थापना एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के सुझावों पर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि किसके सुझाव पे, किसकी अध्यक्षता में, इसका पहला प्रिंसिपल कौन था, इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो NIS की जो स्थापना है वो एडहॉक इंक्वायरी कमेटी, यानी जिसकी एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना 1958 में हुई थी, उस कमेटी के सुझावों पर NIS पटियाला का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और आगे आपको इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि 23 जनवरी 1973 में, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के 76वीं जयंती पर इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स रख दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, और 1987 में इसे साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। तो इस तरह से सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम प्रिपेयर करते चलेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स, यानी कि शारीरिक शिक्षा के जैविक आधारों में मूलभूत रूप से क्या शामिल है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें कि यूनिट फर्स्ट में ही LT ग्रेड 2021 का जो सिलेबस है, 2018 का जो सिलेबस है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, देखिए, और पूछा जा रहा है कि क्या है शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में क्या क्या शामिल होता है। तो सभी ऑप्शंस को पहले आप ध्यान से पढ़िए। मोटर लर्निंग, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी टाइप एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो जहां पे बात की जा रही है बायोलॉजिकल क्राइटेरिया की, तो आपने सही आंसर यहाँ पे गेस ही कर लिया होगा। सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जेंडर से रिलेटेड बात की जा रही है और बॉडी टाइप्स की बात की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स, आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बॉडी टाइप्स आर द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपको बता दें कि इसमें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एज, सेक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज, ये सभी टॉपिक्स जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। सभी क्राइटेरियाज को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्किल लर्निंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि कौशल सीखने में सूचना प्रसंस्करण में 4 घटक शामिल किए जाते हैं। ओके, स्किल लर्निंग जो होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल होता है उसमें 4 कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है। और क्या है वो सभी कंपोनेंट्स, देखिए ध्यान से। डिसीजन मेकिंग, इनपुट, फीडबैक और आउटपुट। तो आपको बताना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या है, इनको सही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहले तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप क्वेश्चन को आगे पढ़ के आपको इन 4 में से कोई
इन चारों को जो है सही सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो क्या है करेक्ट आंसर, आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इनपुट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट होता है, देखिए, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है, देन आउटपुट, और फोर्थ नंबर में आता है फीडबैक। सो दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर यू हैव टू मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। और देखिए आपको पता है कि 1936 ओलंपिक्स बर्लिन में हुए थे, 1948 यानी कि लंदन ओलंपिक्स की बात की जा रही है, 1980 मास्को ओलंपिक्स एंड 1988 को सियोल ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट मैच है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है, कौन सा ऐसा बॉडी ऑर्गन होता है या कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड के रूप में फंक्शन करती है ह्यूमन बॉडी में, और इसे जाना जाता है फ्रेंड्स हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से। किस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, हेट्रोक्राइन। हेट्रो का मतलब होता है बोथ, एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो काम करती है हमारे शरीर में। और इतना बताने के बाद तो आपने सही आंसर गैस ही कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय, जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है और एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करती है, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का हार्मोन्स का सिक्रीशन इस ग्लैंड के थ्रू किया जाता है, इसीलिए इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स, देखिए कि पर्पस ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज, और बात की जा रही है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टेमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन जो कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में करता है। तो यह सर्कुलेशन दो तरह से होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है हार्ट के द्वारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। और व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए आप, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है। और दूसरा यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन, ब्रिंगिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये दोनों ही सही ऑप्शन है। तो दिए गए कोड के अकॉर्डिंग आंसर नंबर बी इज करेक्ट हियर। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू। Let's move to next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. एक कथन यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा उसका रीजन यानी कि कारण दिया हुआ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से कि skeletal muscles are called voluntary muscles, यानी कि जो skeletal muscles होती हैं, जो striated muscles होती हैं हमारे बॉडी में, या आपको बता दें हम कि जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं इनको वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो स्केलेटल मसल्स यानी वो मसल्स जिनमें एक्टिन और प्रोटीन के जो लाइट एंड डार्क कलर के जो बैंड्स पाए जाते हैं और इन बैंड्स को स्ट्रिएशंस के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। तो ये फंक्शन में वॉलेंट्री होती हैं। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। ओके और देखिए इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि मसल्स आर मशीन्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो आपने रीजन यहाँ पे पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया कि रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि रीजन भी करेक्ट है, यानी कि ये सेंटेंस जो है जो रीजन में लिखा हुआ है वो करेक्ट है। लेकिन आपको बता दें कि जो रीजन है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो दिए गए कोड में से आपको कौन सा आंसर यहाँ पे सही है हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। यस फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस तरह के जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अभी से करते चलिए। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरेंज द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को आपको अरेंज करना है सही सीक्वेंस में। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, आपको बता दें असेंडिंग कोलोन होता है, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन होता है। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद होता है डिसेंडिंग कोलोन और लास्ट में नंबर आता है सिग्मॉइड कोलोन का।
तो अब जब हमने आपको सही सीक्वेंस बता दिया है तो आपने दिए गए कोड में से सही आंसर गेस कर लिया होगा। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए, सम मसल्स आर गिवन एंड देयर लोकेशन इज गिवन। आपको दिए गए मसल्स को उनके सही लोकेशन से मैच करना है। तो बताते चलिए सही आंसर फ्रेंड्स आप एक के बाद एक कि सोलियस मसल जो होती है वो हमारे बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है। तो आप सभी को पता है लोअर लेग में पाई जाती है। देन सार्टोरियस मसल जो कि सबसे लंबी मसल के रूप में जानी जाती है, दैट इज प्रेजेंट एट थाई पोर्शन। एंड ट्रेपेजियस मसल यानी कि अपर बैक यानी कि पीठ की मसल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। देन पेक्टोरलिस मेजर इज नोन इज प्रेजेंट एट चेस्ट, यानी कि चेस्ट वाले पोर्शन में ये पाई जाती है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि 3, 4, 2, 1। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू, और बात की जा रही है कि फ्रंटल प्लेन जो होता है वो बॉडी को किन पार्ट्स में डिवाइड करता है। और सही आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, फ्रंट एंड बैक हाफ्स। और साथ ही साथ देखिए लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में कौन सा प्लेन डिवाइड करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सैजिटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स एंड ट्रांसवर्स प्लेन। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का भी हम आपको बता देते हैं कि ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर हाफ्स। तो रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप जरूर सॉल्व करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी कि काइनेटिक्स किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? इम्पल्स एंड फोर्स। इट इज नोन एज स्टडी ऑफ इम्पल्स एंड फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कोड, जो कोड दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। टोटल मूवमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ स्क्वाट जंप इन्वॉल्व्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के अरेंज द गिवन क्वेश्चन इन करेक्ट सीक्वेंस टाइप के 2 to 3 क्वेश्चंस आपको यूपीटीजीटी एग्जाम में देखने के लिए मिल चुके हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप जरूर करते चलिए, इनको इग्नोर मत कीजिए। सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आगे आने वाले एग्जाम में यूपीएलटी ग्रेड में आपको असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस और साथ ही साथ करेक्ट सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और इसी प्रैक्टिस के लिए हम आज आपके लिए ये वीडियो लेके आ गए हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, स्क्वाट जंप के सीक्वेंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको सही आंसर हम पहले बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स? फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग डाउन, ओके, नंबर 1 पे। देन नंबर 2 पे होगा मूविंग अप, ओके, सेकेंड स्टेज पे होगा। देन नंबर 3 पे होगा टेक ऑफ और नंबर 4 पे होगा लैंडिंग, यानी कि व्हाट इज करेक्ट आंसर? 1, 3, then 2, 4 गोइंग डाउन, मूविंग अप, टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज ज्वाइंट, ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो ज्वाइंट्स होते हैं वो किस लोकेशन में पाए जाते हैं। तो आपको बता देते हैं, हिंज ज्वाइंट इज प्रेजेंट एट एल्बो। पाइवट ज्वाइंट का नाम लेते ही सभी को पता चल गया होगा, नेक पे पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिप एंड शोल्डर, एंड ग्लाइंडिंग ज्वाइंट, रिस्ट। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स? आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही सीक्वेंस है? 3, then 4, then 2 and 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके, और फ्रेंड्स मत भूलिए ये वो क्वेश्चन है जो कि यूपीएलटी ग्रेड 2018 के एग्जाम में एज इट इज पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मोस्टली आपको जो मेन लॉ होते हैं, जो मेन 3 लॉ दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आप उनको ही पढ़ के और छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे?
इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इसको रिवाइज करके जाएंगे कि जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको बता देते हैं व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, लॉ ऑफ रिसेंसी। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, दीज आर द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये सीखने के प्राथमिक सिद्धांतों में आते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी और लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीडम, इन तीनों नियमों को सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में इन्हें बोलते हैं तीव्रता का नियम, देन नवीनता का नियम और आजादी का नियम, इस नाम से, यानी कि स्वतंत्रता का नियम, इस नाम से इनको जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थ्योरीज आर, और आपको बताना है कि दिए गए 4 थ्योरीज में से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थ्योरीज को कौन से 2 ऑप्शंस यहाँ पे बताते हैं। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर, पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, मास्लोज नीड थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी आर द 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थ्योरीज। ये दोनों ही शामिल किए जाते हैं पर्सनालिटी थ्योरी में। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, कोड नंबर बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, और कॉग्निटिव प्रोसेस में देखिए क्या शामिल किया जाता है, सही सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो हम आपको सही सीक्वेंस बता देते हैं। सबसे पहले आता है सेंसेशन, देन आता है परसेप्शन एंड आफ्टर दैट थिंकिंग एंड नंबर 4 पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कौन सा कोड यहाँ पे सही होगा, कोड नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सही मैच करना है। तो बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मीन्स आपको बता देते हैं कि सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए जो नंबर 1 पे है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, नंबर 1 इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू एंजाइटी, देन एग्रेशन इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटल, लीडरशिप का संबंध जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल से है और मोटिवेशन का संबंध यहाँ पे अचीवमेंट से है। तो क्या है सही सीक्वेंस फ्रेंड्स, आपने देख लिया 3, 4, 2 and 1। तो 3, 4, 2, 1 देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट किस स्टेज में स्टार्ट होता है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वंस अगेन 16 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, कि फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, यानी कि दिए गए 4 में से कौन से 2 ऐसे हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट रिकवरी इज वाइटल इन, और आपको बताना है कि इनकम्प्लीट रिकवरी जो होती है वो किस में पाई जाती है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, इंटरवल ट्रेनिंग इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क, और स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताइएगा। और सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं कि लॉन्ग टर्म स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रोसेस जो होती है, लंबी अवधि का स्पोर्ट्स प्रशिक्षण जो होता है, तो उसमें ये सारे स्टेप्स शामिल किए जाते हैं, इन चारों स्टेप्स को शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, यानी कि किस क्रम में इनको परफॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और सभी क्वेश्चंस जो हमने इस सीरीज में शामिल किए थे दोस्तों, उन सभी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।